ये बैच सही है ना तुम लोगों का? ये 101। देखो पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था तुम लोगों को कि लाइट अगर किसी ग्लास के थ्रू अगर जा रही है तो रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं। तो रिफ्रैक्ट होगी तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था, लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं। लाइट को जिस पाथ पे जाना चाहिए था उस पाथ पे नहीं जाके वो अपने पाथ से क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन एक लीनियर शिफ्ट भी होता है, ठीक है, उसको हम आज पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बारे में बात की जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? अगर मान लो कि अगर वाटर के अंदर कोई चीज तुमने रख दी है तो थोड़ी सी वो ऊपर उठी हुई दिखती है ना। अगर पेंसिल रख दी है तो पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है। देखो मीडियम अगर तुमने एक रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेंसिल पूरी की पूरी वाटर के अंदर डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी दिखेगी। लेकिन आधी पेंसिल तुमने वाटर के अंदर डाला है और आधी एयर के अंदर है, तो इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि तुम जानते हो कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तुमने दो मीडियम ले लिया और एक ही ऑब्जेक्ट को तुमने दो मीडियम में डाल दिया। बात समझ में आ गई? तो उसमें क्या होगा कि अगर तुमने ग्लास ऑफ वाटर लेके उसमें किसी कॉइन को रख दिया और तुम ग्लास के वाटर के अंदर बैठ के देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम एयर में बैठ के उसको देख रहे हो तो दिक्कत होगी कि नहीं? क्योंकि लाइट जहां से आ रही होगी एक्चुअल वहां से हमें आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो गई है मीडियम चेंज होने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रियल डेप्थ जो होती है, जो कॉइन तुमने रखी है सरफेस पे ग्लास के, वो थोड़ी सी क्या दिखती है, उठी हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो आ रही है एक्चुअल में वो हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं ना, तो जहां ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रखी हुई है वहां से लाइट आती हुई नहीं दिखेगी। और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन है कि जहां से लाइट आती हुई दिखती है हम ये समझते हैं कि इमेज वहीं पे बनी है। बात समझ में आ गई? अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो तुम क्या उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। इस दीवार के बाहर तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि दीवार के बाहर लाइट नहीं पहुंच रही है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट तुम्हारी आंखों तक पहुंच पा रही है तभी उस ऑब्जेक्ट को तुम देख पाते हो। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि लाइट जहां से निकलती है वहां से आती हुई हमें नहीं दिखती है, ठीक है, किसी दूसरी जगह से आती हुई दिखती है। तो हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है वो तो ये सोचेगा कि ऑब्जेक्ट वहीं पे है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसी में दो चीजें आ जाती है, एक रियल डेप्थ जो हमने एक्चुअल डेप्थ पे उस ऑब्जेक्ट को रखा था, और जो एक अपीयर होने वाली डेप्थ है कि जिसको हम बाहर से देख रहे हैं तो हमारे सामने वो डेप्थ अपीयर हो रही है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट वहां पे है। बात समझ में आ गई? तो उसके बीच हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम ये देखते चले आ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तीन चीजों की हेल्प से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी थी वो चीजें? तीन चीजों की हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे। या तो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट पता हो उस मीडियम में तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे, या तो उसकी वेवलेंथ पता हो तुम्हें तो उसकी हेल्प से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे। और क्या था? या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो रिलेटिव निकाल लोगे। अब है कि अगर रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ तुम्हें दे दिया जाए तो उसकी हेल्प से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास कि कहीं पे रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ दे दे, ये रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ वाली घटना कब होगी? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो आएगा, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो यहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें देखने को मिलेगा। और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की हेल्प से भी हम अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। बात समझ में आ गई सबको?
ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लेंस स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? किसको डाउट है? बोलो, डाउट क्या है? लेटरल शिफ्ट? ये नोट करो तुम लोग जल्दी से, इसको नोट करो। मुंह से नोट करते हो? मुंह से क्यों बोलते हो तुम लोग? हाथ से नोट करते हो तो मुंह से क्यों नहीं? यहां नोट करो। हाँ, सिलेबस में नहीं है, तुम्हें कैसे पता? तुम लोगों को कुछ काम करने के लिए दे दिया जाए तो बहाने क्यों बनाते हो, ये बता दो पहले मुझे। इसको नोट क्यों नहीं करना चाहते? वो अलग, दो तरीके की शिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक पहले, इससे पहले लेटरल शिफ्ट पढ़ाया था ना, और इसमें मैं लीनियर शिफ्ट पढ़ा रहा हूं कि क्वाइन जो थी वो उसी एक्सिस पे ऊपर जाती है ना, उस एक्सिस तो जो क्वाइन तुम्हें ऊपर दिखती है उसी एक्सिस पे ऊपर उठी हुई दिखती है कि अलग होके उठी हुई दिखती है। लेकिन लेटरल शिफ्ट में क्या था, एक्सिस ही चेंज हो गई थी बॉडी की। इसमें बॉडी की एक्सिस सेम है, उसी पे ऊपर नीचे दिख रही है बॉडी। चलो ठीक है, आगे देखो, इसको पीडीएफ चला जाएगा तो तुम लोग ये कर ले, नोट करो तब फिर जल्दी। लेटरल शिफ्ट के न्यूमेरिकल्स तुम लोग खुद से करना, कहीं से सर्च करके, ठीक है। लेटरल नोट क्यों नहीं कर रहे हो? बैठे हुए तुम लोग। तुम लोग क्लास में नोट नहीं करते हो, बाद में नोट्स चेक होंगे, तुम्हारे घर वाले आगे शिकायत कर देंगे कि हमारे बच्चे ने, आपने बोला नहीं था, नोट नहीं करवाया था। तुम लोग बच्चे कैसे हो सकते हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। तुम लोग बड़े हो गए, 10th क्लास के बच्चे हो तुम, मैं सॉरी मतलब बड़े आदमी हो। तुम लोगों को अकल आ जानी चाहिए इतनी उम्र में, टिक के, हाँ मतलब। स्पीड बढ़ाओ अपनी, जल्दी जल्दी लिखो। ये सारे जो है ना, ये सारे पॉइंट याद रखना, कभी एमसीक्यूज में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और इन सब के पीछे का रीजन क्या है? क्या रीजन है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हमारे अभी 10th क्लास में 2 ही फेनोमेना पढ़ना है, बाकी 12th में जाओगे तो और 2-3 पढ़ाए जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है और रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, और 2-3 और जो है स्कैटरिंग वगैरह है और भी है तो वो तुम क्लास 12th में जब जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। जिस क्लास तक जो चीज़ पढ़नी है उतनी ही पढ़नी चाहिए आदमी को, ठीक है। ज़्यादा पढ़ लोगे तो फायदा इस वक्त तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है, बाद में होगा, क्योंकि मार्क्स तुम्हारे इसी सिलेबस से पूछे जाएंगे, जितने भी मार्क्स आएंगे। हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम लोग डर डर के क्यों लिखते? अपने से तुम समझो ना कि ना मुझे पढ़ाई करनी है, दूसरे कहने से पढ़ोगे तुम लोग, बताओ।
इंटरेस्टिंग फेनोमेना हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फेनोमेना किसकी वजह से देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन नहीं होता तो हमें मजा नहीं आता लाइफ में, ठीक है। मजा चाहिए सबको। चलो नोट करो इसको जल्दी। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? हटा दो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोट करो, ठीक है, कोई बात। अच्छा, अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि कॉइन जो है ऊपर उठी हुई दिखती है, तो उसको हम देखेंगे रे डायग्राम ड्रॉ करके कि वो कैसे दिखती है, क्यों ऊपर उठी हुई दिखती है। उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। हमने लेटरल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला निकाला था कि नहीं इससे पहले? उसी तरह हम देखेंगे कि अगर तुमने वाटर के अंदर कॉइन रखा है तो एक्चुअल में ऊपर दिखती ही क्यों है। उसकी रे डायग्राम हम बना के देखेंगे कि एक्चुअल में वो ऊपर उठी हुई क्यों दिखती है। बात समझ में आ गई सबको? और फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसी के टर्म में। हमारे पास अभी दो नई चीजें आई है, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ का ये मतलब हो, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रियल डेप्थ का ये मतलब होता है कि एक्चुअल बॉडी को तुमने जिस डेप्थ पे नीचे डाला है, और एपेरेंट डेप्थ का मतलब होता है कि जिस डेप्थ पे तुम्हें बॉडी बाहर से दिख रही है। जैसे कॉइन को तुमने नीचे डाला है तो उसकी एक्चुअल डेप्थ तो वही होगी जो नीचे तक है, लेकिन बाहर से देखोगे तो कॉइन थोड़ी सी ऊपर दिखती है। तो वाटर का जो अपर सरफेस है वहां से जो डिस्टेंस लेते हैं हम सारी, ठीक है, तो उसको हम डिटेल में बात करेंगे फिगर बना के। बात मत करो कोई, इधर देखो सभी। बात मत करो कोई, इधर देखो सभी।
ये मैंने दो मीडियम ले रखे, एक एयर है दूसरा वाटर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि मैंने मान लिया एयर है, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N1 मान लिया, और ये वाटर है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 मान लिया। मैं कुछ भी मान सकता हूं, μ1 μ2 x y z a b c d कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है। अब जो सुनो इधर सभी देखो, मैंने क्वाइन को कहां रखा है? वाटर के नीचे ऐसे अंदर पे रखा है, तो क्वाइन को मैंने ले लिया एक किसी डेप्थ पे, ठीक है। ये वाली जो डेप्थ है यहां पे जो क्वाइन रखी हुई है, सरफेस से इसकी डेप्थ ये होगी, ठीक है कि नहीं? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट तुम्हारी आंखों तक पहुंचती है तभी तो उस ऑब्जेक्ट को तुम देख पाओगे। तो अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है तो ये दो मीडियम से होके जाएगी कि नहीं जाएगी? तो एक तो वाटर में चल रही थी लाइट, अब फिर एयर में जाएगी, तो ये रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? तुम बताओ, रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं? टोपी वाला लड़का, हाँ तुम बताओ, रिफ्रैक्ट होगी? कितने एंगल पे होगी? अरे रिफ्रैक्ट होगी तो नॉर्मल से लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी? है लेफ्ट क्यों जाएगी? डेंसर से रेयर जा रही है इसीलिए, है। ये लाइट मैंने परपेंडिकुलर डाला है ना सरफेस पे, तो रिफ्रैक्ट कहां से होगी? वो उसी पाथ पे चली जाएगी। बताया था ना कि अगर लाइट परपेंडिकुलर आ रही है इंटरफेस पे तो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, यही तो बताया था। अरे इसको उल्टा देखो सभी, इधर देखो, नोट मत करो, बाद में करना। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होता मान लो, तो यहां से लाइट आती इस इंटरफेस पे, अभी लाइट एयर में चल रही थी, और ये लाइट नीचे जाती कि नहीं? तो ऐसे ही जाती ना, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रही है, किसी एंगल पे तो नहीं आ रही है ना। ये बताया था ना कि अगर लाइट नॉर्मल के पाथ पे ही चली जाए तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, वो उसी पाथ पे आगे चली जाती है। ये समझ में आ रहा है सबको? तो परपेंडिकुलर जो लाइट मैंने ली है यहां से लेके यहां तक, ये जो लाइट है, ये बताओ मुझे, ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट होगी, उसी पाथ पे चली जाएगी ना ऊपर। अरे समझ में आ रहा है सबको? तो एक परपेंडिकुलर मैंने लाइट ले ली, ठीक है, बात खत्म हो गई। कोई दिक्कत किसी को? बैठ जाओ तुम। अब एक लाइट मैं एंगल पे ले लूंगा, किसी एंगल पे लाइट ले सकता हूं कि नहीं? मैं इस ऑब्जेक्ट से लाइट किसी एंगल पे जा रही है, कहां पे जा रही है? किसी एंगल पे लाइट जा रही है, ठीक है। तो किसी एंगल पे अगर जा रही है, ये लाइट जा रही है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? सभी इधर देखो, यहां पे नॉर्मल मिलेगा कि नहीं हमें? अरे नॉर्मल मिलेगा कि नहीं ये बता दो। टू इंटरफेस के जहां पे भी है तो वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब देखो लाइट जो है वो डेंसर से जा रही है रेयरर मीडियम में, वाटर एक डेंसर मीडियम है कि नहीं? अरे पहले हम लाइट ऊपर से लेके नीचे आते थे, अब उल्टा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगर रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर में जाती थी तो नॉर्मल की तरफ जाती थी कि नहीं? अब जो लाइट जा रही है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो नॉर्मल से की तरफ जाएगी या दूर जाएगी? उससे दूर जाएगी। तो लाइट को जाना चाहिए था इस पाथ पे, सभी इधर देखो, लाइट को इस पाथ पे जाना चाहिए था कि नहीं? यार ये क्या चल रहा है? लाइट को इस पाथ पे जाना चाहिए था कि नहीं ये बता दो। इस पाथ पे जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन लाइट दूर जाएगी कि नहीं? तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, तो इसको मैं कैसे ले लूंगा? ऐसे चली गई मान लो लाइट, और तुम यहां पे बैठे हुए हो ऐसे देखने के लिए, तो तुम्हें दोनों लाइट, ये जो लाइट है ये कहां से आती हुई नजर आएगी? ये जो लाइट है ये कहां से आती हुई नजर आएगी?
यहां से आएगी कि नहीं? यहां से आएगी ना। तुम जब वहां बैठे हो तो ये लाइट तो तुम्हें यहां से नजर आती हुई आएगी, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा कि जहां से लाइट आएगी हम ऑब्जेक्ट को उस वहीं पे मानेंगे, क्योंकि हम जहां से लाइट आती हुई नजर आएगी मुझे, मैं ऑब्जेक्ट को वहीं पे मानूंगा। यही बात हुई ना। अरे जहां जिस पॉइंट से लाइट तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी उसी पॉइंट को तुम मानोगे ना कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन रियल में ऑब्जेक्ट तो यहां पे है। और ऑब्जेक्ट पहुंच कहां गई? तुम्हें दिख कहां रही है ऑब्जेक्ट? ऊपर की तरफ, थोड़ा ऊपर दिख रही है ना। तो ये चीज, इसी को बोलते हैं शिफ्ट हो जाना, इसे लीनियर शिफ्ट बोलते हैं। तो रियल डेप्थ क्या थी ऑब्जेक्ट की, बताओ? रियल डेप्थ क्या थी? अरे ये वाली डेप्थ थी ना, रियल डेप्थ क्या थी? और अपेरेंट डेप्थ क्या हो गई? ये वाली हुई कि नहीं? और शिफ्ट कितना हुआ ऑब्जेक्ट के अंदर? कॉइन को तुमने यहां रखा था और कॉइन कहां चली गई? इतने डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गई कि नहीं? तो अगर शिफ्ट तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकालोगे? यहां पे ये जो शिफ्ट हुई है इसको कैसे निकालोगे? रियल डेप्थ अपॉन माइनस रियल डेप्थ में से किसको माइनस करोगे? अपेरेंट डेप्थ को। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? रियल डेप्थ कॉइन की ये थी ना। अरे यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको? अब आगे इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन समझते हो तुम लोग? कॉइन यहां रखी हुई थी, कॉइन ऊपर हमें दिख रही है, किसकी वजह से दिख रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर यहां पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता तो लाइट इसी पाथ पे चली गई होती, तो तुम यहां से जब बैठ के देख रहे होते तो लाइट यहां से आती हुई दिखती कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखता तुम्हें। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई है कि तुम बैठे यहीं पे हो, तुम्हारे जैसा आदमी यहां बैठा हुआ है। अरे मान लो कि तुम्हारी जो आंख है ऐसी है, ऐसे अजीब सी है, ठीक है? तो यहां पे तुम बैठे हो तो वहां से देख रहे, अरे सुनो यार, यहां से तुम देख रहे हो तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट तुम्हें यहीं से आती हुई नजर आती कि नहीं? क्योंकि ये लाइट इस पाथ पे जानी चाहिए थी, जो डॉटेड लाइन है उस पाथ पे लाइट जानी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से मजबूरी हो गई, लाइट को इधर जाना पड़ा। तो अगर ये लाइट ऐसे ही चली गई होती तो तुम कहते कि ऑब्जेक्ट वहीं पे है। जैसे कि एयर में मीडियम चेंज नहीं होता तो जहां पे ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है वहीं दिखती है। ये पेंसिल यहीं पे दिख रही है ना तुम लोगों को। लेकिन वाटर बीच में आने से क्या होता है कि लाइट ये डॉटेड पाथ पे जानी चाहिए थी, लेकिन वो चली गई इधर। नॉर्मल से दूर जाएगी कि नहीं? डेंसर से रेयरर में जाएगी। तो अगर उधर चली गई है तो अब तुम जब वहां बैठ के देखोगे तो तुम्हें लाइट यहां से आती हुई नजर आएगी कि नहीं? तो तुम्हें लगेगा कि ऑब्जेक्ट तो यहां पे है, इसीलिए ऑब्जेक्ट उठी हुई दिखती है। बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब आगे देखो, सुनो, यहां पे सभी इधर ध्यान से देखो, कोई बातचीत नहीं करेगा, ठीक है? यहां पे देखो, अगर ये इंसिडेंट रे गई है, ये इंसिडेंट रे गई है, तो यहां का एंगल क्या बनेगा ये बता दो। एंगल आई लिख सकता हूं कि नहीं इसको मैं? अरे इंसिडेंट रे बोलेंगे ना इसको। और रिफ्रैक्टेड, ये अभी तक रे रिफ्रैक्टेड तो नहीं हुई है। रिफ्रैक्टेड रे किसे बोलेंगे? जो रिफ्रैक्ट हो जाए। तो ये तो अपने ही पाथ पे चल रही है, तो इसे नहीं बोलेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? ये वाली। तो इसके बीच का एंगल कौन सा होगा? और नॉर्मल से लेते हैं ना एंगल। अरे हमेशा एंगल नॉर्मल से लेते हैं। तो ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? और ये जो देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। सभी ध्यान से सुनो, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। क्लास 8 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि टू पैरेलल लाइन को अगर एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट कर रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये इंटरसेक्टिंग लाइन कट कर रही है, तो एंगल आई ये है, तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? और ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ?
ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं यहां पे, बताओ मुझे। ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, और ये इसको आई मान लेता हूं। ऑब्जेक्ट मान लो कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज बनी है, ठीक है, तो इसको मान लो कुछ ओ मान लिया, इसको ऑब्जेक्ट यहां पे था, और इमेज कहां पे बनी है, इस पॉइंट पे बनी है आई पे। ठीक है, तो ए आई जो लेंथ होगी वो एपरेंट डेप्थ होगी कि नहीं, और ए ओ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, रियल डेप्थ होगी। अब तुम लोगों को ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, बड़ा वाला एक देखो, इसमें एंगल ये 90 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि हमने 90 डिग्री पे एक लाइन ले रखी है। तो इसमें जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूले लगा सकता हूं कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं, दूसरे ट्रायंगल में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनियस हो जाएगी कि नहीं, और ये जो एंगल तुमने लिया है, ये वाला एंगल जो लिया है, इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो अगर मैं साइन आई और साइन आर ही क्यों ले रहा हूं, कोई बताएगा मुझे। साइन आई और साइन आर ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है हमें, कॉस हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की जो वैल्यू है उसको किसमें, साइन आई और साइन आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि साइन आई और साइन आर को ही हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई अपॉन साइन आर लिखा था ना तुम लोगों ने। अब स्नेल्स लॉ हम लिखने जानते हैं किसी भी दो मीडियम के लिए, स्नेल्स लॉ लिखना सभी जानते हैं ना। क्या कहता है स्नेल्स लॉ कि जिस मीडियम को तुमने लिया है उसका एंगल और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अगले में जो एंगल बना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो स्नेल्स लॉ यहां पे कैसे लिखेंगे, तुम बताओ स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे यहां पे। ये लाइट गई है और टकरा के इधर चली गई है, दो मीडियम है तुम्हारे पास, पहले जहां से लाइट गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और दूसरे का n1 है, तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे यहां पे बताओ। स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे। गलत, दूसरा और कोई बताओ, और कोई बताओ, तुम लोगों में से बताओ। अरे गला मेरा खराब हो गया था, चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था कि स्नेल्स लॉ दो मीडियम के बीच लिखते हैं, जिस मीडियम को तुम लोगे उसका एंगल और उसके साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। इस मीडियम को तुमने लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 माना है हमने, इसमें एंगल कितना बन रहा है, अरे कितना बन रहा है इसका एंगल, साइन आई, और दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत किसी को। अरे ऐसे ही लिखेंगे ना, अब तुम्हें जैसे एडजस्ट करना है करो। तुम्हें अगर n2 अपॉन n1 लिखना है तो क्या वैल्यू आएगी इसकी बताओ, क्या आएगी। तो n2 अपॉन n1 का क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट में, तो दूसरा मीडियम वाटर है तुम्हारे पास, अब पहली वाली मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि नहीं। तो n2 अपॉन n1 का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं कि नहीं, वाटर का। और ये किसके इक्वल हो गया, अब साइन आर और साइन आई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं। अरे समझ पा रहे हो, इस वाले ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में साइन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। सुनो, ये स्मॉल जो छोटा ट्रायंगल बना है
ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल जो बना है ये भी राइट एंगल होगा कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें भी हम साइन आर निकाल सकते हैं कि नहीं? ये आर जो है इसके सामने की ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनियस है, तो साइन आर परपेंडिकुलर अपन क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारी लेंथ ए बी है, ए बी है ना, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास? आई बी है। अरे उतना ही है ना, तो साइन आर की वैल्यू निकालो सभी जल्दी से, और साइन आई की वैल्यू निकालो जल्दी से। साइन आई और साइन आर की वैल्यू सभी निकालो। साइन आई और साइन आर निकाल लोगे ना? राइट एंगल ट्रायंगल दो दिख रहे हैं सबको, एक आर एंगल वाला एक आई एंगल वाला, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? किस केस में? हाँ, तो इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे इमेज बनती है। अरे ये साइज के बारे में बता रहा है, नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज के बारे में बता रहा है ना। अरे बनने का तो यहाँ पे बन रहा है ना, एट इन्फिनिटी। तुम समझ नहीं पा रहे, ये किस पॉइंट के लिए दिया है? ऊपर देखो, उस पॉइंट पे इमेज बनेगी, लेकिन हमें आइडिया नहीं लगे, बहुत पॉइंट साइज बनती है, समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है सबको? अरे साइन आई और साइन आर की वैल्यू तो मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने निकाला होगा ना। तो इस वाले ट्रायंगल को लोगे तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बता दो। साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है कि नहीं? तो ये आर के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, तो ये ए बी अपॉन कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत किसी को? और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा जहां पे साइन आई निकालूंगा, ये नोट कर लिया सबने? इधर का नोट कर लिया सबने? तो साइन आई निकालूंगा तो क्या आएगा बता दो मुझे, क्या आएगा? साइन आई निकालूंगा तो क्या आएगा? इसके सामने, ये सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, ये है कि नहीं? ए बी है ना परपेंडिकुलर साइड, तो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है? ओ बी। अच्छा, एन डब्ल्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकाली थी? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर था विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कितनी थी? साइन आर अपॉन साइन आई निकाली थी ना अभी। अरे लिख रखा होगा ना, देखो क्या साइन आर अपॉन साइन आई था या साइन, यही था ना? अरे अभी एन डब्ल्यू की वैल्यू लिखी थी ना, साइन आर अपॉन साइन आई है, ये साइन आर अपॉन साइन आई लिखा था ना। तो साइन आर की वैल्यू रखो वहां पे, कितनी निकाली है तुमने? ये कितनी है? साइन आर की वैल्यू रखो। साइन आर की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? ए बी अपॉन आई बी, और इसको क्या रख सकते हैं? ए बी अपॉन ओ बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 है, किसके रिस्पेक्ट में है? 1 के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत किसी को? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये ओ बी ऊपर चला जाएगा कि नहीं? ओ बी, और तो N2 1 की वैल्यू क्या आ गई? ओ बी अपॉन आई बी। ओ बी और आई बी पहचानो, यहां पे क्या है? ओ बी और आई बी, बात समझ में आ गई सबको? ओ बी और आई बी को हम किसके इक्वल मान सकते? देखो ये फिगर हमने ऐसे बनाया है कि बहुत तुम्हें लग रहा है कि आई बी और ए आई दोनों इक्वल है, समझ पा रहे हो? आई बी और ए आई को हम दोनों इतना क्लोज होता है ना,
इतना क्लोज लाइट निकलती है कि इतना डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता। हमने फिगर को जूम करके बनाया है ताकि तुम्हें समझाया जा सके। बात समझ में आ गई? लेकिन ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे निकली है, सभी इधर देख, यहां तक नोट कर लिया सबने? एक लाइट जो, सुनो, एक लाइट जो ऑब्जेक्ट से ये निकली थी, यहां पे सुनो, ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे निकली थी ना? तो ये जो लाइट निकली थी, मान लो कि ओ निकली थी और यहां तक गई थी, आई थी, और ये ए थी, ठीक है? और दूसरी लाइट जस्ट ऐसे निकलेगी। बात समझ में आ गई? ये वाली लाइट कौन सी होगी? कौन सी होगी लाइट? ओबी वाली लाइट होगी। तो ओबी वाली लाइट अगर जस्ट इसके करीब है तो ये वाली बी आई वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी कि नहीं? अरे जस्ट बहुत करीब है तो लेंथ इक्वल होगी ना। ये सब, ये जो लेंथ ए ओ की जो लेंथ है वो ओबी के लेंथ के इक्वल हो जाएगी कि नहीं? क्यों होगी? क्योंकि ये इतना डिफरेंस नहीं होता कि बिल्कुल अलग जा रही है लाइट, ये बिल्कुल पास में जा रही है। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी ना। समझ पा रहे हो तुम लोग? ये ऐसे समझो कि मैंने बहुत इसको ये बहुत ऐसे करके बनाया है, जूम करके, कि बहुत अलग करके दिखाया है कि ट्रायंगल दिख जाए, सब चीज ज्योमेट्रिकल फिगर अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन एक्चुअल में ये लाइट कैसे गई है? एक बॉडी से नंबर ऑफ रेज निकल सकते हैं कि नहीं? तो ये दो जो रेज निकले हैं यहां से, इतने डिफरेंस पे नहीं निकले हैं। ये कैसे निकले हैं? बिल्कुल क्लोज निकले हैं दोनों। तो क्लोज अगर निकले हैं तो इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं हो जाएगी? लेंथ इक्वल होगी कि नहीं? इसका यह मतलब हुआ कि ए ओ की लेंथ ओ बी के इक्वल है। बात समझ में आ गई सबको? ए ओ के लेंथ किसके इक्वल है? ओ बी के। और ए आई की लेंथ किसके इक्वल है? बी आई के। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ इक्वल किसके है? ए ओ किसके इक्वल है? बी ओ के, ठीक है। और ए आई किसके इक्वल है? ए आई किसके इक्वल है? अब ओबी और आईबी की जगह पे ये हम रख सकते हैं कि नहीं? ओबी और आईबी की जगह पे रख सकते हैं ना? ये बीच की फिगर बना ली है सबने? अरे यहां पे ओबी और आईबी की जगह पे ये रख सकते हैं कि नहीं? क्यों रख सकते हैं? क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट आपस में बहुत ही करीब है तो लेंथ इक्वल हो जाएगी। इस फिगर को आप मत देखो तुम लोग, ये ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बताया गया था। ऐसे समझो कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकली है, एक परपेंडिकुलर लाइट ऐसे गई है और दूसरी जो लाइट एंगल पे गई है वो भी ऑलमोस्ट इतने पे गई है, तो ये दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी ना। अरे एक ही लाइन पे दूसरी लाइन चली जाए तो लेंथ इक्वल होगी कि नहीं? ये इतना टिल्ट होके नहीं गई है, इसको मैं उठा के यहीं पे रख दूं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल नहीं हो जाएगी? समझ में आ गया ना सबको? अरे ये नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ये वाली लेंथ है ना, इसको मैं ऐसे टिल्ट करके इस वाली लाइन को मैं ऐसे खींचूं, ऐसे जस्ट करीब, तो ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल हो जाएगी ना। अरे तुम हाइपोटेनियस में मत जाओ, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक बॉडी से दो लाइट निकली है, ये जो क्वाइन तुमने रखा था उसी से दोनों लाइट निकली है ना, तो दोनों बहुत करीब करीब निकली है, तो दोनों की लेंथ, एक पॉइंट अगर कहीं पे तुम क्रॉस कर दो, इस पॉइंट पे देखोगे तो दोनों की लेंथ करीब करीब सेम ही होगी ना। समझ पा रहे हो? लेंथ सेम होगी कि नहीं? थोड़ा सा टिल्ट हुई है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैंने ज्यादा टिल्ट करके इसलिए दिखाया है कि तुम्हें बात समझ में आए, ज्योमेट्रिकल फिगर समझ में आ जाए। लेकिन तुम उस चीज को ऐसे समझो कि जो ये ओ भी गई है, बी वाला पॉइंट यहां पे है और ए वाला पॉइंट यहां पे है, तो ओ बी और एओ की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल आएगी कि नहीं मेजर करोगे तो उसकी जगह पे हम रख सकते हैं कि नहीं? ओबी और आईबी की जगह पे एओ और एआई रख सकते हैं कि नहीं? तो अब हम क्या लिख सकते हैं बताओ? यहां N21 को क्या लिख सकते हैं बताओ? N21 को क्या लिख सकते हैं? ओबी की जगह पे क्या रख देंगे? तो एओ को क्या लिख सकते हैं? एओ रियल डेप्थ है कि नहीं? अरे एओ रियल डेप्थ है कि नहीं? देखो यहां पे एओ वाली लेंथ रियल डेप्थ है कि नहीं?
तो AO वाली लेंथ अगर रियल डेप्थ है तो N21 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बता दो। N21 को हम क्या लिख सकते हैं, AO अपन AI लिख दिया। AO को क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ, ठीक है। और AO को क्या लिख सकते हैं, AO को क्या लिख सकते हैं, AI को, सॉरी AI क्या है, एपेरेंट डेप्थ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बोल रहा है। तो ये बताओ N21 का क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एयर है और दूसरा वाटर है, मतलब वाटर का ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं, हमने एयर के रिस्पेक्ट में निकाला है। तो जिस भी मीडियम से तुम लाइट लेके आओगे, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो तुम रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ की हेल्प से निकाल सकते हो कि नहीं, अब निकाल सकते हो कि नहीं। अच्छा, रियल डेप्थ जो है वो उसकी लेंथ ज्यादा होगी कि नहीं हमेशा, और एपेरेंट डेप्थ की कम होगी, ये सबको दिख रहा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो रियल डेप्थ तो ऊपर होनी चाहिए ना, तभी तो 1 से ज्यादा होगा डिवाइड करने के बाद। अगर तुमने उल्टा ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि N21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.33 होता है, तो 1 से ज्यादा है कि नहीं। तो रियल ऊपर वाली ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। और दिख भी रहा है कि रियल डेप्थ हमारे पास ज्यादा है, तो हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं, अरे सही है ना। तो अब तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे बता दो मुझे, ऐसे निकाल लोगे कि नहीं। अगर किसी न्यूमेरिकल में रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ दिया हो तो तुम लोग उसको निकाल सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ये जो है एपेरेंट डेप्थ को कैसे निकाल सकते हैं हम, ये बता दो। एपेरेंट डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि नहीं। ये वाला जो फॉर्मूला है, सुनो यहां पे सभी देखो, यहां से तुम N21 जो रियल डेप्थ है उसको कैसे लिख सकते हो, एपेरेंट डेप्थ को कैसे निकाल सकते हो, ये बताओ। एपेरेंट डेप्थ को कैसे निकाल सकते हो, रियल डेप्थ अपॉन ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही तुम्हें एपेरेंट डेप्थ कम मिलेगी। बात समझ में आ गई सबको। अगर रियल डेप्थ मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने ज्यादा मटेरियल का ले लिया है तो एपेरेंट डेप्थ कम मिलने का क्या मतलब हुआ, एपेरेंट डेप्थ सरफेस से ले रहे हैं ना हम, यानी कॉइन कम शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई, या ज्यादा शिफ्ट करेगा। एपेरेंट डेप्थ अगर कम मिल रही है तो कॉइन ज्यादा शिफ्ट करेगा या कम शिफ्ट करेगा, ज्यादा शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई, क्योंकि एपेरेंट डेप्थ हम सरफेस से मेजर कर रहे हैं ना। एपेरेंट डेप्थ कम होने का क्या मतलब हुआ कि कॉइन ज्यादा शिफ्ट हुआ है, तो हाई डेंस मटेरियल में कॉइन ज्यादा शिफ्ट ऊपर दिखेगा हमें। अरे ये समझ में आ रहा है सबको। अभी जो हमने सरफेस लिया था, सुनो, अभी जो सरफेस लिया था कॉइन यहां पे थी, कॉइन यहां पे थी, तो उसके रियल डेप्थ तो ये है ना, रियल डेप्थ ये है कि नहीं। और कॉइन मान लो कि यहां शिफ्ट कर गई तो एपेरेंट डेप्थ कम, एपेरेंट डेप्थ ये हो गई। तो एपेरेंट डेप्थ अगर कम है तो कॉइन ज्यादा शिफ्ट की है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे अगर ज्यादा होगा तो एपेरेंट डेप्थ कम मिलेगी कि नहीं। तो एपेरेंट डेप्थ कम मिलने का क्या मतलब हुआ कि कॉइन अपनी जगह पे से ज्यादा शिफ्ट की है, इसका जो शिफ्ट है वो ज्यादा मिला कि नहीं तुम्हें। तो शिफ्ट ज्यादा कब मिलेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जिस भी मटेरियल में तुम कॉइन को रख के देख रहे हो, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें शिफ्टिंग का प्रोसेस ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई सबको। ये जो शिफ्ट है ये शिफ्ट है, ठीक है। शिफ्ट का फॉर्मूला बता ही दिया है मैंने। तो आप बताओ रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ को हम शिफ्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं।
अगर मान लो कि रियल डेप्थ को ऐसे ही रहने दो, ये शिफ्ट को क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर शिफ्ट के फॉर्म में लिखना है तो एक एपरेंट डेप्थ को कैसे लिख लोगे यहां पे, रियल डेप्थ को लिख लो यहां पे। रियल डेप्थ को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ लिखोगे कि नहीं, यहां पे लिख सकते हो ना। अरे यहां से देखो, शिफ्ट प्लस क्या लिख सकते हो, शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे हो सकता है कि नहीं। अरे इसको प्लस कर दिया, ये इधर लाके तो रियल डेप्थ मिल गई। अब यहां इस फॉर्मूले में देखो, n21 में हम क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ को क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ को ऐसे रहने दो, रियल डेप्थ को ऐसे ही रहने दिया। एपरेंट डेप्थ को क्या लिख सकते हैं, बताओ मुझे। रियल डेप्थ यहां निकाला था ना मैंने, तो रियल डेप्थ को हम क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं ना। तो शिफ्ट प्लस लिख लो, और नीचे क्या है हमारे पास, तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहां पे क्या मिलेगा, ये n21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, शिफ्ट अपॉन क्या हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट अपॉन एपरेंट डेप्थ +1, ये +1 हो जाएगा ना। तो ये भी फॉर्मूला हो गया एक तुम्हारे पास, है कि नहीं। तो मैक्सिमम ये क्या कैलकुलेट करवाएंगे तुमसे, शिफ्ट कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। शिफ्ट का फॉर्मूला तुम लोग रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से निकाल लोगे, और रियल डेप्थ अगर दिया है तो एपरेंट डेप्थ किसकी हेल्प से निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से निकालोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल का दे रखा होगा, उसका फॉर्मूला लिख लेना, किसके फॉर्म में लिखोगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ लिखोगे कि नहीं, अरे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो रियल डेप्थ अगर दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, तो एपरेंट डेप्थ निकाल लोगे। तो रियल डेप्थ और अगर एपरेंट डेप्थ मिल गया तो शिफ्ट निकाल लोगे कि नहीं, शिफ्ट निकाल सकते हो ना, क्योंकि रियल डेप्थ में से जब जैसे ही एपरेंट डेप्थ माइनस करोगे तो तुम्हें शिफ्ट आ जाएगी। तो ये तो सिंपल सा था ना, बेसिक ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको। अब एक न्यूमेरिकल करो इस पे, ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल करो सभी। यहां तक नोट कर लिया सबने, अटेंडेंस ले लो। एक न्यूमेरिकल करो तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम लोगों का, ठीक है। नोट कर लिया सबने, रुक जाओ रुक जाओ।
इसको सॉल्व करो सभी जल्दी से। देखो वाटर की जगह पे इसने क्या लिया, ग्लास ले लिया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं कि नहीं, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रुक जाओ, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं। तो वहां से तुम एपरेंट डेप्थ निकाल लो, क्योंकि रियल डेप्थ तो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अरे समझ में आ रहा है ना सबको? तो 3 सेंटीमीटर की हेल्प से एपरेंट डेप्थ निकाल लो और उसके बाद शिफ्ट निकालो, ठीक है। रियल डेप्थ का मतलब क्या होगा, ग्लास जो है वही तो रियल डेप्थ है ना, ग्लास जितनी मोटी होगी उसी मीडियम। अरे रियल डेप्थ हम मीडियम की लेंथ को ही तो बोल रहे थे, वाटर की जो लेयर थी जितनी चौड़ी होती वही रियल डेप्थ होती, तो ग्लास जितनी चौड़ी होगी वो रियल डेप्थ है। तो रियल डेप्थ कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर थी ग्लास का मतलब हुआ कि रियल डेप्थ है वो। और वो क्या करेगा, एपरेंट डेप्थ तुम निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से, और उसके बाद क्या करोगे, शिफ्ट निकालोगे। तो शिफ्ट का क्या फॉर्मूला है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ किसकी हेल्प से निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं कि नहीं। एपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालो सभी जल्दी से। इसको डिवाइड करो, और एपरेंट डेप्थ जब आ गई तो रियल डेप्थ तो तुम्हारे पास है ही, तो उससे शिफ्ट निकाल लोगे कि नहीं। अरे ग्लास मैंने जो थिकनेस ली थी, ग्लास जितनी दिखाई थी, वाटर जितनी दिखाई थी वही तो रियल डेप्थ था, क्योंकि उसी के नीचे तो कॉइन जाके नीचे नीचे होगा, तो रियल डेप्थ कॉइन की तो उतनी हो जाएगी। तो ग्लास के केस में भी ग्लास जितनी थिकनेस की तुम लोगे वही रियल डेप्थ है। बात समझ में आ रही है? तो एपरेंट डेप्थ निकाल लो, 3 को डिवाइड करो 1.54 से, और एपरेंट डेप्थ कितनी आएगी, और रियल डेप्थ से उसको माइनस कर दोगे तो शिफ्ट आ जाएगी। एपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है, 2 पॉइंट तो आ ही नहीं सकती, 1.9 के आसपास आएगी, ठीक है, 1.9। ये आ गई तुम्हारी अपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट कैसे निकालोगे, शिफ्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर माइनस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।